हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और आज का ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये बिल्कुल झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद रांची के द्वारा जारी किया गया है। और ये मॉडल सेट आप लोगों का जो साप्ताहिक टेस्ट होने वाला है, साप्ताहिक टेस्ट के लिए उपयोगी होगा। माध्यमिक टेस्ट जो आप लोगों का जो मूल्यांकन होगा उसके लिए भी ये उपयोगी है। इसके अलावा आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाला है उसके लिए भी ये आपका इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही साथ जो है प्री बोर्ड और फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो यानी सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अधिक वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप वहाँ जाकर उसको देख लीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक और जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा आज का इम्पोर्टेंट सवाल। सबसे पहला सवाल देखिए आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी जब दाढ़ी बनाया जाता है तो उसमें जो दर्पण का इस्तेमाल होता है वो कौन से दर्पण होता है। समतल दर्पण होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि जब आप दाढ़ी बनाने जाते हो तो वहाँ काफ़ी भीड़ होता है और आप वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अब तब करते हैं। यानी कि किस सब सोचता है कि मेरा पहले हो जाए, कोई बोलता है मेरा पहले हो जाए, तो सब वहाँ पे अब तब करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है कि वहाँ पे इतनी भीड़ होते हैं कि वहाँ पे सब कोई अब तब करते रहता है। तो अब तब से अवतल ही आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक लगा लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है वो है हमारा एफ बराबर आर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश के परावर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति है, वेग है, तरंगदैर्घ्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, ठीक है, क्या होगी आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। अब आपको बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस वाला आंसर देंगे कि प्लस वाला आंसर देंगे। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का बात कर रहा है तो इसीलिए हम लोग प्लस में आंसर देंगे। ठीक है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछा गया है। तो फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एफ बराबर 1/p। तो यहाँ पे आप करोगे 1/4। जब इसको आप डिवाइड दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25। अब देखिए यहाँ पे जो क्षमता होती है ना वो हमेशा मीटर में होती है, तो इसको आपको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करोगे। 100 से गुना करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, मान के चलो कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो 25 गुना 100 कितना हो जाता है? 2500। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाओगे तो 25 आ जाएगा आपका। तो 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि वाहन का जो अग्र दीप होता है, जो हेडलाइट होता है, उसमें हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है। किस भाग पर बनता है आपको बताना है। तो राइट आंसर है यहाँ पर दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25, 100 या फिर अनंत। देखिए दूर बिंदु जब भी आपको बोलेगा तो उसका आंसर आपका अनंत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो नेत्र में जाने वाली प्रकाश की जो मात्रा होता है उसको नियंत्रित करता है कौन? दृष्टिपटल, स्वच्छ मंडल या फिर परितारिका या फिर पुतली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पुतली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। यानी मानव नेत्र जो है, मानव का जो आँख है उसमें कौन किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोगों को पता है कि वास्तविक बनता है और क्या बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है और
उल्टा बनता है। हमने बताया था आप लोगों को ट्रिक से भी, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 1 किलो वाट घंटा, है ना, निम्न में से किसकी इकाई है। तो ये जो इकाई है वो किसकी है आपको बताना है। तो ये जो होगा वो शक्ति की, शक्ति नहीं होगा। 1 किलोवाट घंटा है ना, ये ऊर्जा की इकाई है। क्या है? ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर बी इसको रट लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कूलम किसका एसआई मात्रक है आपको बताना है। विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर या प्रतिरोध। तो कूलम जो है आपको बताइए किसका हो जाएगा। तो विद्युत आवेश का। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। यानी विद्युत मोटर जो है किसको परिवर्तित कर देगा या किसको किसमें परिवर्तित करेगा, आपको इसका आंसर करना है। तो ये करता है आपको विद्युत मोटर है ना, तो ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए यांत्रिक मतलब समझ लीजिए कि उससे कोई काम लिया जा रहा है। मोटर की अगर आप कोई चीज़ को समझ लीजिए, आप इमेजिन कर लो कोई चीज़ को वो घुमा रहा है, मान के चलो पहिया घुमा रहा है। मोटर चलता है तो मोटरसाइकिल का पहिया घूमता है, तो ये यांत्रिक हो गया। और उसमें हम लोग करंट दे करके मोटर चलाते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दीजिएगा। दो काम कर दीजिए आप हमारे लिए, तब ताकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस और भी लाते रहें। सबसे पहला कि वीडियो को आप लाइक कर दो, ठीक है। 100 लाइक का टारगेट रखे हैं। आप लोग अगर लाइक करोगे तो ज़रूर ये टारगेट पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी जल का विद्युत अपघटन होगा तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है या फिर द्विविस्थापन विस्थापन है। तो ये जो होता है आपका जल का विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है? वियोजन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। CuO+H2 Cu+H2O दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। यानी कौन सा पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो ये हो रहा है आपका हाइड्रोजन का। किसका? जिसके साथ ऑक्सीजन जुट गया, जिसके साथ ऑक्सीजन जुटा उसी का उपचयन हुआ, ठीक है। तो किसके साथ ऑक्सीजन जुटा? ये हाइड्रोजन के साथ जुटा है ना, H2O। तो ये इसी का हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है बताइए। तो ये जो अभिक्रिया है ना आपका, ये विस्थापन अभिक्रिया। आप बोलोगे कैसे। तो ये जो है ना कॉपर सल्फेट में जो ये जो Fe जो है, लोहा जो है, लोहा को उसको वो विस्थापित करेगा, ठीक है। FeSO4 बना देगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे की कील है, तो लोहे की कील जो है वहाँ से सल्फेट को हटाएगा, इसलिए विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। मिथाइल ऑरेंज, फिनाफेथिलिन, लिटमस पत्र। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लिटमस पत्र। नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में किसी विलियन का पीएच मान 10 है तो वो निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए 10 बोल दिया यानी कि 7 से क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी 7 से ऊपर चला गया। तो 7 से जब ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। 7 से ऊपर जाता है तो क्षार हो जाता है। अब 7 के नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। 7 के नीचे रहेगा तो अम्ल हो जाएगा। अब आपको बताना है कि अगर वो 7 है पीएच मान तो उसका क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग टाइप कर दो जल्दी से। दिया गया चित्र का किसका सूचक है आपको बताना है। ये जो चित्र दिया गया है किसका सूचक है। हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन की चेतावनी चिन्ह है। ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन की चेतावनी चिन्ह है ये, ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेट्रिक, टार्टेरिक, सेट्रिक, लैक्टिक। तो इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है टार्टेरिक। अब आप जब इमली खाओगे ना तो इमली क्या होता है, खट्टा होता है। तो जब आप खाओगे इमली तो आपका जो दांत है ना वो टर टर करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, टर टर, ठीक है। तो टर टर से आप टार्टेरिक याद रखना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए। आप सेकंड वीडियो के लिए जल्द ही आप लोगों के लिए सेकंड वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा।